हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पशु परीक्षा आपकी जो 1 दिसंबर से जो आपकी पशु परीक्षा की एग्जाम है उसकी तैयारी एकदम अच्छी चल रही है। देखो विद्यार्थियों, आप सभी को पता है पशु परीक्षा की एग्जाम हमारी नज़दीक आ गई है। अंतिम हमारे पास काफ़ी कम दिन शेष है और अभी देखो आपको पता है अब अपने पास जितना भी टाइम है उस टाइम को हमें बर्बाद नहीं करना है, इस टाइम का हमें सही उपयोग करना है। तो इस बीच में मैं आपके बीच में क्लास सही लेकर आ गया हूँ। देखो विद्यार्थियों, थंबनेल देखकर आपको वैसे तो सब कुछ पता चल गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। लगभग देखो आपकी 40 मिनट की क्लास होगी। सबसे पहले बोल रहा हूँ मैं, अगर आपने सिलेबस कर रखा है 2-4 बार या फिर 5 बार 6 बार जितनी बार कर रखा है, या फिर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, लेकिन आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को एकदम अच्छे से देखना है। देखो क्लास की विशेषता क्या, 2 मिनट में आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा। क्लास को 1 मिनट भी आप स्किप मत करना। 40 मिनट की देखो विद्यार्थियों आपकी क्लास होगी। इसमें देखो मैं आपके सभी विषय के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन ये करवाने वाला हूं। राजस्थान जीके की क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग करूंगा, और आपको मैं साइंस के क्वेश्चन कराऊंगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, और बी पार्ट यानी पशुपालन के आपको मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं। और आपके करंट, देखो करंट के प्रश्न आपको कोई नहीं करवा रहा है, फिर भी मैं आपको करंट के प्रश्न कराऊंगा, यानी सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन कराऊंगा। बस मैथ के मैं आपको क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैथ आप है ना, वो आप ऐसा करना, अगर जिनको मैथ आती है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको मैथ नहीं आती है ना, वो ऐसा करना कि आप 25 तारीख के बाद है ना मैथ आप निकाल लेना। एग्जाम से 4-5 दिन पहले सिर्फ आप मैथ पढ़ना। जितने भी आपके सिलेबस के टॉपिक है वो मैं आपको सारे करवा दूंगा, और वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। एक मेरी बात ध्यान से लेना, मैथ की क्लास की है ना, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं, ठीक है। आने वाले टाइम में 2-3 क्लास तो सर ने ले ली है, और 3-4 क्लास और है वो भी आपकी ले ली जाएगी। तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। सर टेलीग्राम हम ज्वाइन कैसे करें? देखो विद्यार्थियों, टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, उस पर आप क्लिक करके ज्वाइन है ये कर लीजिए, या फिर अपना जो कमेंट बॉक्स है ना, जब आप कमेंट करते हो ना तो वहां पे भी लिख है, वहां के थ्रू भी आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम की विशेषता क्या, एक तो मैं आपको मैथ की क्लास की गारंटी लेता हूं, आपसे वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं, वो मैं आपका पूरा कराऊंगा। मैथ की क्लास है ये आपको मैं पूरी प्रोवाइड करा दूंगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। दूसरी देखो, ओल्ड क्वेश्चन जितने भी है ना, वो सारे देखो, सभी सब्जेक्ट को मैं नहीं बोल सकता, लेकिन राजस्थान जीके की जितने भी ओल्ड क्वेश्चन है ना वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। सर जी राजस्थान जीके के ओल्ड क्वेश्चन से क्या होता है? अरे ओल्ड क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मान लो आपके 100 क्वेश्चन जीके के आते हैं ना, तो उसमें से 70 क्वेश्चन तो आपकी रिपीट होती है, इसलिए आपको ओल्ड क्वेश्चन अंतिम दिन में ज्यादा पढ़नी है। तो देखिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। क्लास देखो विद्यार्थियों आपकी 40 मिनट की होगी। अगर आप बिना स्किप किए ना, 1 सेकंड भी स्किप नहीं करते हो ना, तो आप खुद अंत में बोलोगे कि सर जी क्लास में मजा आ गया। लगभग 40 मिनट की क्लास है, कहीं पे स्किप मत करना। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खुद बोलोगे कि सर जी गजब के लेवल का क्वेश्चन। अभी अगला प्रश्न देखो, ये देखो आपके सामने प्रश्न आ गया है भाई, ठीक है। जितनी भी इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने बता दी। अब आपका पूरा का पूरा ध्यान क्लास के अंदर होना चाहिए। मैं डेली नहीं बताऊंगा क्योंकि फर्स्ट क्लास थी, इसलिए मैंने आपको टेलीग्राम की जानकारी दी है, क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, ये टाइम हमें बर्बाद नहीं करना है। तो सबसे पहला आपका राजस्थान जीके का क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से मैं आपको समझाते चलूंगा। और देखो अगर आप है ना इनको साथ में लिखने चाहो ना, तो आप भाई लिख लेना भाई, मैं पीडीएफ इनकी नहीं भेजूंगा, साथ साथ में आप कॉपी में लिख लेना, ताकि आपको भी याद हो जाए, बार बार पढ़ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगा इस क्लास में, मैं आपको हाईएस्ट 60 से 70 क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। क्वेश्चन राजस्थान जीके के आपको 10,000 मिल जाएंगे, साइंस के 5,000 मिल जाएंगे, तो वो कब पढ़ लोगे? इसलिए मैं इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने हैं। प्रश्न क्या करे, रतवाई लोक नृत्य संबंधित है। क्वेश्चन ऑलरेडी 2-3 एग्जाम में आ चुका है। रतवाई लोक नृत्य है ये संबंधित है, जैसे मेवाड़ क्षेत्र से, मेवात क्षेत्र से, हाड़ौती क्षेत्र से, या फिर मालवा क्षेत्र से है। तो इसमें आपका विकल्प नंबर 2 राइट हो जाएगा, यानी रतवाई लोक नृत्य ना, रतवाई लोक नृत्य ये आपका है मेवात क्षेत्र से संबंधित। विकल्प नंबर 2 बताने वाले क्या हो जाएंगे, सारे सारे राइट हो जाएंगे। इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर 2 राइट हो जाएगा। और एक बात ध्यान और रखना, एक आपका आता है बम नृत्य, ठीक है। एक कौन सा आता है, बम नृत्य। बम नृत्य है ना, बम नृत्य वो भी आपका कहां का है, वो भी आपका मेवात क्षेत्र का है। और नृत्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में मेरे हिसाब से कंफर्म आएगा, क्योंकि सीटी के जितने भी एग्जाम हुई थी ना उनमें सब में क्वेश्चन आया था। अब देखो अगला प्रश्न आपका क्या करे, सबके क्वेश्चन डाले, ये देख लो, ये करंट का प्रश्न आ गया। मैं बोल रहा हूं करंट के प्रश्न भी अपना टारगेट क्या रहेगा, मैं एक वादा आपसे करता हूं, ठीक है। वादा क्या करता हूं कि अगर आप रेगुलर क्लास लोगे ना इस चैनल पर, तो मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन राजस्थान जीके में ना, राजस्थान जीके में मैं आपको 90% से अधिक क्वेश्चन आपको हूबहू दिखा दूंगा कि ये देखो हमने क्लास में करवाया था और ये आपके पेपर में आ गया। राजस्थान जीके में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। साइंस का पता नहीं है, क्योंकि देखो साइंस अलग अलग टीचर की अलग अलग सब्जेक्ट होता है, तो राजस्थान जीके में बता सकता हूं, लेकिन साइंस भी मैं आपको करवाऊंगा, और करंट भी करवाऊंगा, और आपको मैं बी पार्ट यानी पशुपालन भी करवाऊंगा। मैथ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लेकिन एक मैं आपसे वादा करूंगा कि राजस्थान जीके में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। तो प्रश्न क्या कर रहा है, ये करंट का प्रश्न है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2024 के अंतर्गत पुरुष तथा महिला बेरोजगारों का भत्ता क्रम से कितना है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है भाई।
क्रम से बताना है भैया आपको। और एक बात ध्यान रखना भैया, आप ये करंट का प्रश्न है और करंट के आपके 15% कन्फर्म एग्जाम में आ जाएंगे। तो यहां से देखो आपका विकल्प नंबर है ना, विकल्प नंबर वो कौन सा राइट हो जाएगा बताओ मुझे। अरे प्रश्न क्या पूछा गया था आपसे, प्रश्न पूछा गया था कि पुरुष तथा महिला का बेरोजगारी भत्ता है वो कितना है। तो देखो पुरुष का है ना, पुरुष का वो तो कितना है, ये देखो दोनों ऑप्शन है ना ये सेम हो गए। यहाँ पे आप काट लो भाई एक को, ठीक है, यहाँ पे 3000 कर लो। तो यहाँ पे देखो आपका पुरुष का भत्ता है ना वो तो है 4000 रुपये, ठीक है, और महिला का जो भत्ता है ना वो आपका है 4500 रुपये। वो कितना आपका 4500 रुपये। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ, पुरुषों को तो 4000 रुपये दिए जाते हैं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत, और महिला को 4500 रुपये दिए जाते हैं, यानी 4500 दिए जाते हैं। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न कि बातारी फुलवारी के लेखक कौन थे। ये देख लो, अच्छा प्रश्न है भैया आपके राजस्थान जीके का। तो बातारी फुलवारी है ना, इसके लेखक आपकी विजय दान देता है, ध्यान से देख लेना भाई। और एक बात और बता दूं, ये क्वेश्चन एक आपका टॉपिक अलग से है, एक कौन सा टॉपिक है, प्रमुख व्यक्तित्व है, वहां से इंपॉर्टेंट है। तो विजय दान देता है, इन्होंने क्या लिखी थी, बातारी फुलवारी लिखी थी भाई, इनकी रचना की थी। तो इनके लेखक कौन हो जाएंगे, विजय दान देता। एक बात आप ये भी ध्यान रखना, विजय दान देता को बिज्जी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, बिज्जी के नाम से जाना जाता है। ये भी बात आपको पूछा जा सकता है कि बिज्जी के नाम से कौन प्रसिद्ध है या फिर कौन जाने जाते हैं, तो आप क्या बताओगे, विजय दान देता। अगला प्रश्न देखो, मैं बोल रहा हूं अगर आप 40-45 मिनट की क्लास एकदम बिना स्किप के देख लेते हो ना, तो आप खुद बोलोगे कि सर जी क्लास में मजा आ गया। आप स्किप मत करना, एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साथ में आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और लिख लो भाई, ये क्वेश्चन आपको काम आएंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या करे, प्रश्न देख लो, थायराइड ग्रंथि का क्या क्या कार्य होता है, मतलब क्वेश्चन क्या करे कि थायराइड ग्रंथि का क्या काम होता है। प्रश्न को ध्यान से देखिए, गल ग्रंथि क्या होता है, क्या होती है भाई, गल ग्रंथि होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि। साइंस से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। तो थायराइड ग्रंथि का काम क्या है वो बताना है आपको, रक्तचाप को नियंत्रण करना, या फिर प्रजनन प्रणाली को नियंत्रित करना, या फिर उपापचय का नियंत्रण, या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। थायराइड यानी गल ग्रंथि का आपको प्रमुख कार्य बताना है। सर जी रक्तचाप को नियंत्रित करना नहीं होगा क्या इसमें, अरे इसमें विकल्प नंबर 1 नहीं होगा, क्योंकि रक्तचाप को नियंत्रित है ना ये कौन करती है, अधिवृक्क। कौन सी ग्रंथि करती है, अरे अधिवृक्क ग्रंथि करती है, ध्यान से देख लेना भाई। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि अधिवृक्क ग्रंथि का क्या कार्य क्या होता है, या फिर अधिवृक्क ग्रंथि क्या काम करती है, तो आप बता देना रक्तचाप को नियंत्रित करती है। और अगर आपको पूछ ले कि थायराइड ग्रंथि, तो थायराइड ग्रंथि आपके उपापचय का नियंत्रण करती है। किसका नियंत्रण करती है भाई, उपापचय का नियंत्रण करती है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। देखो मैं क्लास लेने को लाइव भी ले सकता था, जो आज के 60 क्वेश्चन है ना, अगर मैं लाइव लेता ना तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवाते करवाते शायद 2 घंटे हो जाते, ठीक है, मेरे को कितने घंटे लग जाते, 2 घंटे लग जाते। और यही क्वेश्चन अगर मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास में करूंगा ना, तो मैं आपको मात्र 40 मिनट में करवा दूंगा, यानी 1 घंटे का टाइम, आपका 1 घंटे 20 मिनट का टाइम बच जाएगा। इसलिए अपने अब आपको खुद को पता है 1-1 मिनट अपने लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, टाइम बर्बाद नहीं करना है, इसलिए मैं रिकॉर्डेड क्लास ले रहा हूं। लेने को मैं लाइव भी ले सकता था, लेकिन मेरे को पता है कि लाइव लेने से टाइम खराब होता है। उसके बाद पर्सन क्या करे, ये देख लो, राजस्थान की जियोग्राफी यानी भूगोल से कितना शानदार क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना कि निम्नलिखित में से कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु दर्शाता है। एक मेरी बात ध्यान से सुनिए भाई, आपको पता है भूगोल में सिलेबस में टू द पॉइंट लिखा हुआ है जलवायु, राजस्थान की जलवायु साफ साफ आपके सिलेबस में, और क्वेश्चन वहीं से है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है भाई, BSHW आपको पूछिए, क्या पूछिए, BSHW। तो कौन सी जिले में पाई जाती है ये बताना है निम्नलिखित में से, जैसे जालोर, गंगानगर, बीकानेर, डूंगरपुर। तो इसमें विकल्प नंबर 1 राइट होगा। कौन सा राइट होगा, 1 राइट होगा, यानी जालोर के अंदर आपकी कौन सी हो जाएगी जलवायु, BSHW हो जाएगी। और आपकी गंगानगर बीकानेर है ना, यहाँ पे आपकी हो जाएगी BWHW। यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, BWHW हो जाएगी। सर जी डूंगरपुर में कौन सी होगी, डूंगरपुर में आपकी AW होगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और AW जो जलवायु है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होती है, वर्षा होती है। और BWHW है ना, जो गंगानगर बीकानेर जैसलमेर की, वहां पे सबसे कम होती है वर्षा। ये बात ध्यान रखनी है। सर जी हमको BWHW समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको अलग क्लास में ये भी बता दूंगा। ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, ठीक है, उनके अनुसार राजस्थान को 4 जलवायु भागों में बांटा गया है। एक तो आपकी है जैसे AW, ठीक है, AW है ना, AW ये सबसे दक्षिण में आती है, जैसे बांसवाड़ा का क्षेत्र हो गया, डूंगरपुर का क्षेत्र हो गया, कोटा का हो गया, बारा का हो गया, या फिर बूंदी का हो गया, या फिर झालावाड़ का हो गया, इस साइड में ये आती है। और CWG है ना, CWG जब आपने है ना क्या पढ़ी थी, नदियां पढ़ी थी ना, उसमें जो पूर्वी मैदान था ना, जैसे अपने अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र था ना, जो जैसे पूर्वी मैदान वाला क्षेत्र जहां पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो वहां पर CWG पाई जाती है। और
SW है ना, ये वाली, ये आपके अर्धशुष्क मरुस्थल में पाई जाती है। और आपकी जो BW HW है ना, ये शुष्क मरुस्थल में पाई जाती है, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर का कुछ क्षेत्र, बीकानेर का कुछ क्षेत्र। इस हिसाब से आप याद करो। भूगोल को रटना नहीं है भाई, भूगोल को समझो। आप एक दिन में भूगोल आराम से समझ सकते हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद प्रश्न के कांकरेज एक नस्ल है। देखो मैंने बोला था ना सबके क्वेश्चन डाले, क्वेश्चन कितना शानदार है कि कांकरेज एक नस्ल है, ऊंट की है, बकरी की है, भैंस की है, गाय की है। ये अच्छा प्रश्न है, लेकिन आप पशुपालन पढ़ रहे हो, लेकिन आपको ये इजी लग रहा है, और वैसे ये शानदार क्वेश्चन है भाई। तो कांकरेज किसकी नस्ल है? ये आपकी गाय की नस्ल हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर जी? ये आपकी एक गाय की नस्ल हो जाएगी, ठीक है। और इसमें आप विकल्प नंबर 4 को राइट कर देना। चलो अगला प्रश्न देखो। आप सभी को पता है गाय की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है भैया? आपकी 53 है। कितनी है? 53 है। और बकरी की आपकी वर्तमान में कितनी है? 39 है, ठीक है। और ऊंट की आपको कमेंट करके बतानी है, और भैंस की कितनी नस्लें हैं वो भी आपको कमेंट करके बतानी है, ठीक है। मैं भी देखता हूं कि आपकी तैयारी कैसी है। अगला प्रश्न, उसके बाद प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपका क्या करे? अगला प्रश्न ये एक बात बोल रहा हूं, कन्फर्म बोल रहा हूं मैं आपको, ये जो प्रमुख कथन वाले है ना, कथन वाले प्रश्न आपको एग्जाम में कम से कम बता रहा हूं 150 में से 15 यानी 10% क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे कि ये कथन है, इनका आपको चयन करना है। कथन वाले प्रश्न 10 नहीं 15 मान के समझो आप, इतने एग्जाम में कंफर्म आएंगे। प्रश्न क्या है? संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो संत संप्रदाय से क्वेश्चन 100% आएगा, 100% बोल रहा हूं। तो प्रश्न क्या है, कथन क्या है? एक तो है इनका जन्म 1482 बीकानेर के कत्रियासर गांव में हुआ। एकदम सही बात है, क्योंकि सर जी हमने पढ़ा था कि जो जसनाथ जी है इन्होंने जसनाती संप्रदाय चलाया था, और जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो कत्रियासर में थी। ये बात तो हमने पढ़ी थी, तो ये तो सही बात है। और 1506 में इन्होंने कत्रियासर में समाधि ली, ठीक है, ये बात बोली गई है। और एक क्या है, इन कत्रियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की। और एक क्या है, इनके उपदेश सिंबुदड़ा व कोड्डा नामक ग्रंथ में है, ये बात आपको बोली गई है। देखो यहां से अपन को क्या बताना है कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो यहां पे देखो आपका विकल्प नंबर 2 है ना, ये राइट हो जाएगा। यानी ये कथन सही नहीं है कि कत्रियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। और बाकी आपके जैसे ये 3 है ना, इनका जन्म 1482 में हुआ, सही बात है भाई। और बीकानेर के कत्रियासर गांव में हुआ, ये भी सही बात है। 1506 में इन्होंने कत्रियासर गांव बीकानेर में समाधि ली थी, ये भी बात सही है। इनके उपदेश या इन्होंने सिंबुदड़ा व कोड्डा नामक ग्रंथ है इनमें संग्रहित थे या फिर इनकी रचना की थी, ये भी बात सही है, ठीक है। ये तीनों कथन है आपके, जैसे 1 और 3 और 4 ये सही हो जाएंगे, लेकिन विकल्प नंबर 2 ये है ना, ये आपका गलत हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है, तो आप बता देना कत्रियासर के अंदर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है कि सिंबुदड़ा कोड्डा नामक ग्रंथ है, ये किसने लिखे या फिर किस संत से संबंधित है, तो आप क्या बताओगे? ये जसनाथ जी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? किस तत्व की अधिकता से विल्सन रोग हो जाता है? आपके सिलेबस में साइंस में साफ साफ दे रखा है, कौन सा टॉपिक? प्रमुख रोग और उनके निदान, ये टॉपिक दे रखा है भाई। तो वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तत्व की अधिकता से विल्सन रोग हो जाता है? विल्सन रोग आप सभी को पता है किसकी अधिकता से होता है भाई? तांबा की अधिकता से होता है, ठीक है। विकल्प नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। और जो आपका विकल्प नंबर 3 है ना, इसको आप लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? हुड्डा सम्मेलन का उद्देश्य बताओ। देख लो राजस्थान के इतिहास से कितना शानदार प्रश्न पूछा आपसे। हुड्डा सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आप सभी को पता है हुड्डा सम्मेलन सर जी कब हुआ था? 1734 के अंदर हुआ था बच्चों। कब हुआ था? 1734 के अंदर। और हुड्डा सम्मेलन है ना, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जगत सिंह सेकंड ने की थी। किसने की थी? जगत सिंह सेकंड ने हुड्डा सम्मेलन की क्या की? अध्यक्षता की। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा कि हुड्डा सम्मेलन का आयोजन क्यों हुआ था, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, इसका कारण क्या था? क्वेश्चन को आसान भाषा में समझो। तो इसमें आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए या फिर मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकने के लिए हुड्डा सम्मेलन का 1734 में आयोजन हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता की थी जगत सिंह सेकंड ने। अब इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है? न जाने कितने एग्जाम में आ गए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई। देखो प्रतापगढ़ है ना, प्रतापगढ़ आपका थेवाकला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? अरे बच्चों किसके लिए प्रसिद्ध है? आप बोलोगे सर जी थेवाकला के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर है ना, जयपुर, ये आपका ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और कोटा है ना, कोटा, ये आपका ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्लैक पोट्री के लिए। तो सर जी फड़ चित्रण के लिए कौन सा होगा? अरे फड़ चित्रण के लिए आपका भीलवाड़ा होगा। और भीलवाड़ा में आपका कौन सा परिवार है? जोशी परिवार है। कौन सा परिवार है? जोशी परिवार। और जो श्रीलाल जोशी है ना, श्रीलाल जोशी, वो आपके फड़ चित्रण से संबंधित है। एक बात ये ध्यान रखना, भीलवाड़ा का भी एक स्थान है, उसका नाम आपको बताया क्या है? शाहपुरा, ठीक है। अगर भीलवाड़ा ऑप्शन में न मिले
अगर आपको सा पूरा ऑप्शन में मिले तो आप सा पूरा करके आ जाना। चलो अगला प्रश्न देखो। पहले बच्चों अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ये देख लो, करंट का इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गए, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन है भाई। आगे आपके पशुपालन के भी क्वेश्चन आएंगे, आप एकदम अच्छे से क्लास को देखो। प्रश्न क्या करें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 जो कि राजस्थान में भी आयोजित हुआ था, उसकी प्रमुख थीम क्या थी। आपको पता है 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, 21 जून को, और ये राजस्थान में भी आपको पता है आयोजित हुआ था। तो इसकी प्रमुख थीम थीम क्या थी, ये बात आपसे पूछी गई है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो क्लास को भी 15 मिनट स्टार्ट हुई, 15 मिनट हुए, आगे आपको पशुपालन के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपको जो यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है ना कि पशुपालन में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, 100% बोल रहा हूं, उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। आज की जो क्लास है ना, उसमें आपको खुद को पता चल जाएगा कि पशुपालन में आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए क्लास को स्किप नहीं करना है। तो योग जो दिवस आपका राजस्थान में हुआ था आयोजित, उसकी जो थीम है वो आपकी क्या हो जाएगी, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक है, ये आपकी थीम हो जाएगी, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। विकल्प नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला देखो, ये देखो इंपॉर्टेंट अभी देख लो अच्छे से। पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है, पेलाग्रा रोग है किसकी कमी से होता है। प्रमुख रोग को एकदम अच्छे से याद कर लेना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा। तो पेलाग्रा रोग आप सभी को पता है विटामिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, विटामिन की कमी से होता है। विकल्प नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला आपके सामने है भाई, ये देख लो। ये प्रश्न क्या है कि भैंस में सामान्य गर्भावधि की लंबाई कितनी होती है। अच्छे से याद कर लेना भाई, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो मैं थोड़ा सा बताता हूं, जैसे आपको पता है यहाँ पे भैंस है ना, देखो गाय, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, गाय के बारे में। तो गाय का गर्भकाल है, ये आपको पता है 200 कितने दिन का होता है भाई, आप मान के समझो यहाँ से 280 से 285। ठीक है, आप हमेशा है ना एक निश्चित एरिया याद मत करना, ठीक है, 280 से 85 कर लो जैसे, ठीक है। और भैंस है ना, भैंस, इसका आपको पता है कितना होता है, मान लो 307 से 312, ठीक है, बीच का एरिया आपको याद करना है। और बकरी है ना, बकरी, इसका आप 100 कितना याद कर लो भाई, 55। और भेड़ है ना, भेड़ 4 नंबर पे, तो भेड़ का आपका 145 हो जाएगा, ठीक है। और ऊंटनी, ऊंटनी का आपका होता है 390, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो भैंस के गर्भकाल की अवधि ये कितनी होती है, तो ये आपकी 310 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको जैसे गाय के बारे में 280 दिन भी देखने को मिल सकते हैं, 282 दिन भी देखने को मिल सकते हैं। ज्यादा राइट आपका क्या है, 282 तो जैसे आपकी गाय की है, 310 आपकी भैंस की है, 145 आपकी भेड़ की है, 155 आपकी बकरी की है। इस हिसाब से आपको याद करना है, एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा भाई, चाहे कोई भी शिफ्ट में हो। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, ये देख लो, कथन का प्रश्न आ गया, वापस अच्छे से देखना भाई। प्रश्न क्या है कि कथनों पर विचार कीजिए। मनीराम व्यास, तुलसीराम, फागु महाराज, सुहा महाराज, तेज कवि जैसलमेर आदि रम्मत के प्रमुख रचयिता है। सही बात है भाई, ठीक है। और देखो तेज कवि है ना, स्वतंत्र भावनी, ध्यान से देख लेना, कर्मचारी चयन बोर्ड, अधीनस्थ बोर्ड ने, RSSB ने ये क्वेश्चन पहले से भी पूछ रखा है, शायद वनरक्षक के एग्जाम में या फिर 3rd ग्रेड के एग्जाम में पूछा था, मेरे को याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है कि स्वतंत्र भावनी की रचना किसने की। तो ध्यान रखना, स्वतंत्र भावनी की रचना तेज कवि जैसलमेर ने की थी। और ये पुस्तक है ना, स्वतंत्र भावनी, ये तेज कवि ने, रमत के कलाकार है तेज कवि जैसलमेरी, इन्होंने महात्मा गांधी को भेंट की थी, ये भी बात ध्यान रखनी है। तो ये सभी आपकी रमत के कलाकार है, सही बात है। रमत जैसलमेर फलोदी बीकानेर में मुख्य रूप से आयोजित होती है, ये भी सही बात है। यानी दोनों कथन आपके क्या है, सही है भाई। विकल्प नंबर 1 और 2 क्या है, दोनों ही सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद बच्चों अगला देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित ग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। आपको पता है आपके सिलेबस में धातु है, धातु टॉपिक सिलेबस में है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में पृथ्वी पर हरित ग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी कौन सी है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगी। विकल्प नंबर आपको 4 राइट कर देना है। चलिए अगला प्रश्न देखो। पहले बच्चों अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, अगला देखो इंपॉर्टेंट है, किसानों पर चौरी कर किसने अधिरोपित किया था। स्वतंत्र आंदोलन, ऐसा आपका सिलेबस में नाम लिख रखा है, उसमें आपके किसान आंदोलन भी आएगा, उसमें आपके 1857 की क्रांति भी आएगी, उसमें आपके प्रजामंडल भी आएंगे। तो सबको याद कर लेना। चौरी कर आपको पता है कब लगाया गया था, 1903 के अंदर। और किसने लगाया था, यह आपके लगाया था कर्षण सिंह ने। किसने लगाया था, कर्षण सिंह ने लगाया था। और ये कर आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई, बिजोलिया से, ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखो। पहले बच्चों अगला प्रश्न क्या पूछा गया, ये देख लो, उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया। हाल ही में जो अगस्त में आपकी LDC की एग्जाम हुई थी ना, LDC की एग्जाम, कर्मचारी चयन बोर्ड ने LDC एग्जाम करवाई थी ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था, उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया था। राव कर्षण सिंह के द्वारा,
राम मिलन लोहिया के द्वारा, ब्रह्मदेव के द्वारा, या फिर विजय सिंह पथिक के द्वारा? तो ऊपरमाल पंचपोड़ का गठन आपके विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था भाई। विकल्प नंबर आपका यहां से 4 राइट होगा। और विजय सिंह पथिक को राजस्थान किसान आंदोलन के जनक कहा जाता है। राजस्थान किसान आंदोलन के जनक कहा जाता है किसको? विजय सिंह पथिक को। अगला प्रश्न देखो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये देख लो। बेड की द्विगुणित गुणसूत्र संख्या बताओ भाई। ये देख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने वापस आ गया है। बेड की द्विगुणित गुणसूत्र संख्या आपकी कितनी होती है? देखो बच्चों, आपको पता है गाय, ठीक है, एक तो आपकी गाय, एक आपकी जैसे बकरी, इनकी कितनी होती है बच्चों? इनकी आपकी 60 होती है। कितनी होती है? 60 होती है। और भैंस है ना, भैंस 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 की कितनी होती है आपकी? भैंस की 48 होती है। ठीक है, 48 और 50 वो अलग अलग होती है। जलीय भैंस की अलग होती है, और जैसे ये आपकी कीचड़ वाली भैंस, इनकी अलग होती है। तो इनकी अलग अलग होती है, लेकिन आपको 48 याद करना है। और भेड़ की है ना, भेड़ की, तो भेड़ की होती है आपकी 54। भेड़ में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 54। गाय और बकरी में कितनी होती है? 60। और भैंस में 48। और साइंस में आपको पूछा जा सकता है कि मानव में कितने गुणसूत्र होती है। तो मानव में गुणसूत्र की संख्या अगर आपको साइंस में पूछी जाए तो आप बता देना 46। ठीक है, चलो। और सुअर में पूछे ना आपको, सुअर में कितनी होती है? सुअर में, तो सुअर में आपकी होती है 38। अगर आपको खच्चर में पूछे, खच्चर, जैसे आपको गधे में पूछे, गधे में, तो गधे में आपको बताए गधे हो जाएंगे कि गधे में कितने हो जाएंगे? 62। और खच्चर में आपके कितने हो जाएंगे? 63। और घोड़े में आपके हो जाएंगे 64। तो इस हिसाब से आपको याद करनी है, 63 64। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखो भाई, कितना शानदार और लेवल का प्रश्न पूछा आपसे। तुंगा का युद्ध ये किस वर्ष लड़ा गया था? देखो, तुंगा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था, ये बात आपको कमेंट करके बतानी है। क्या करना है? कमेंट करके बतानी है। और तुंगा का युद्ध है ना, यह आपका लड़ा गया था 1787 में। कब लड़ा गया था? 1787 के अंदर लड़ा गया। तो विकल्प नंबर आप 2 को लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला देखो इंपॉर्टेंट है। देखो, क्लास स्टार्ट हुई थी उस टाइम बताया था ना, बम नृत्य किस स्थान से किया जाता है? बम नृत्य बोला था ना, जैसे मेवात क्षेत्र का नृत्य है। कौन से क्षेत्र का नृत्य? आपकी मेवात क्षेत्र का। और मेवात में कौन सा जिला आता है? हाड़ौती आता है क्या? हाड़ौती तो एक अलग से क्षेत्र है। सीकर आता है क्या? सीकर भी नहीं आता है। जयपुर आता है क्या? जयपुर भी नहीं आता है। तो मेवात में कौन सा क्षेत्र आता है? मेवात में सर जी आपका भरतपुर क्षेत्र आता है, अलवर भरतपुर का क्षेत्र। तो बम नृत्य आपका कहां पर किया जाता है? ये आपका भरतपुर के अंदर किया जाता है। अगर भरतपुर ऑप्शन में ना हो तो अलवर कर देना, अगर दोनों ही ऑप्शन में ना हो तो मेवात क्षेत्र आप कर देना। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न बच्चों आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजस्थान में बुड्ढी तीज मनाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। राजस्थान में बुड्ढी तीज है, ये कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। त्योहार और मेले दोनों ही आपके सिलेबस में है। श्रावण कृष्ण तृतीया, भाद्र शुक्ल तृतीया, सावन शुक्ल तृतीया। देखो, आप है ना राजस्थान जी की को हार्ड मत समझो भाई, जैसे सिलेक्टेड चीजें ना वो पढ़ो। जैसे आपके राजस्थान जी की में अब आपके त्योहार है सिलेबस में, ये मान लो आपके टॉपिक, तो इसमें मेन मेन त्योहार है। जैसे आखा तीज हो गया, और जैसे गणगौर का त्योहार हो गया, तीज का त्योहार हो गया। ठीक है, उसमें छोटी तीज हो गई, बड़ी तीज हो गई, बूढ़ी तीज, ये सब है ना, इनको सिलेक्टेड चीजों को पढ़ो। ठीक है, तो उससे आपके इंपॉर्टेंट होता है। तो जितनी भी चीजें पढ़नी है आपको इंपॉर्टेंट ही पढ़नी है। तो राजस्थान में बुड्ढी तीज का त्योहार है, ये आपका कब मनाया जाता है? तो ये सर जी आपका मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। अगला प्रश्न देखो पहले बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगला है कि बकरी की जिन जाति संबंधित है, यानी बकरी का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा गया है। यह भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ओविस एरिस है, केप्रा इरकस है, बोस टोरस है, गेल्स डोमेस्टिक्स है। बताओ, बकरी का आपका वैज्ञानिक नाम बताना है। एक क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म आ जाएगा। जो बोस टोरस है ना, यह आपका विदेशी गाय का है। किसका है बच्चों? विदेशी गाय का है। और बोस इंडिकस है ना, यह आपका भारतीय गाय का है। किसका है? भारतीय गाय का। और बुबेलिस है ना, वो आपका हो जाएगा भैंस का। और ओविस एरिस है ना, ओविस एरिस, यह आपका है किसका? भेड़ का है भाई। किसका वैज्ञानिक नाम है बच्चों? भेड़ का है। और केप्रा हिरकस है ना, केप्रा हिरकस, यह आपका बकरी का है, ध्यान रखना। केप्रा हिरकस किसका है बच्चों? बकरी का वैज्ञानिक नाम है। एक बात अब आपकी दिमाग में ये भी चल रही है, सर जी गेलस डोमेस्टिक्स किसका है? तो गेलस डोमेस्टिक बच्चों आपकी मुर्गी का है। किसका है? मुर्गी का है, ध्यान रखना। और मुर्गी पालन यानी कुक्कुट पालन आपके सिलेबस में अलग से दे रखा है, उसको भी याद कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला के निम्न में से कौन सा क्षेत्र मीरा पुरस्कार से संबंधित है? देख लो, करंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आ गया है।
कौन सा क्षेत्र मीरा पुरस्कार से संबंधित है? जैसे साहित्य क्षेत्र, गायन क्षेत्र, चित्रण क्षेत्र, हस्तशिल्प क्षेत्र। तो मीरा पुरस्कार है ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, ये बात आपसे पूछी गई है। क्वेश्चन को आसान भाषा में समझो। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मीरा पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो मीरा पुरस्कार है ना आपका, ये साहित्यिक क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्यिक क्षेत्र में। तो विकल्प नंबर 1 बताने वाले सारे के सारे राइट हो जाएंगे। तो विकल्प नंबर आप 1 को लॉक कर दो। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, अगले के इनमें से कौन सी राजस्थान की भेड़ की किस्म नहीं है? ये तो कर सकते हो, कोई हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं है आपके लिए। जैसे चोकला है ना, चोकला, इसको राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? राजस्थान की मेरिनो। ठीक है। पुगल है ना, पुगल भेड़ की नस्ल, ये आपकी बीकानेर की साइड की है। इसका उत्पत्ति स्थल है ना, ये बीकानेर है। और मगरा है, ये भी हो जाएगी। बर्बरी है ना, बर्बरी, ये कोई भेड़ की किस्म नहीं है आपकी, ये बकरी की है भाई। ये किसकी है भाई? ये सर जी आपकी बकरी की है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि राजस्थान की कौन सी भेड़ की किस्म नहीं है? राजस्थान में कौन सी, इनमें से कौन सी राजस्थान की भेड़ की किस्म नहीं है? तो विकल्प नंबर आपका 4 हो जाएगा, बर्बरी। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है कि वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद तत्व है कौन सा है? बताओ भाई, वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद तत्व का नाम बताना है। जैसे आपको चार ऑप्शन है ये सिलेबस में दे रखे हैं, जैसे नाइट्रोजन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन या फिर एल्यूमिनियम। देखो बच्चों आपको पता है धातु और धातु नहीं, ये आपके सिलेबस में और वहीं से इंपॉर्टेंट आपका साइंस का क्वेश्चन। तो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? तो ये आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन, लगभग 78% के समथिंग है ना। और ब्रह्मांड में पूछे ना, ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है वो कौन सा है? हाइड्रोजन। ठीक है, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा है? हाइड्रोजन है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है। मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन जलवायु से है, ऐसा मत सोचना कि ये क्वेश्चन कृषि से है, ये जलवायु से है भाई। जलवायु आपके सिलेबस में है और ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान जी के से। प्रश्न क्या कर रहा है? राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है अरब सागरीय मानसून शाखा से, बंगाल की खाड़ी मानसून पवनों से, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से, लौटती हुई मानसून पवनों से। राजस्थान में आपको पता है सबसे पहले है ना, अगर आपको पूछते जाए कि राजस्थान में सबसे पहले कौन सा मानसून आता है या फिर राजस्थान में वर्षा सबसे पहले किस मानसून से आती है, तो आपकी कौन सी होगी? अरब सागरीय। आप ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वप्रथम वर्षा है ना, ये अरब सागर के मानसून से आती है। ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट बात है, एक बार वापस पुनः बोल रहा हूं मैं आपको, अरब सागर से है ना, अरब सागर से राजस्थान में सर्वप्रथम वर्षा अरब सागरीय मानसून से आती है। यानी अरब सागर है, ये राजस्थान में सबसे पहले वर्षा करवाता है। और उसके बाद सबसे ज्यादा वर्षा है ना, सबसे ज्यादा वर्षा वो आपकी बंगाल की खाड़ी से होती है। राजस्थान को सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त कौन कराता है? बंगाल की खाड़ी। और प्रश्न में क्या पूछा था कि राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है, तो इसमें आपका हो जाएगा बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों से। विकल्प नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कन्फर्म आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? अगला कि एनडीडीबी का पूर्ण रूप क्या है? एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। क्वेश्चन क्या है? एनडीडीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। क्या हो जाएगा? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। एनडीडीबी का पूरा नाम क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? तत्व के गुण किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? ये भी एक अच्छा प्रश्न है भाई। तत्व के गुण किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? जैसे परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। बताओ भाई, ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी विद्यार्थी इसका क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। ठीक है, जितने विद्यार्थी सारे के सारे कमेंट करेंगे। तत्व के गुण किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, यानी परमाणु क्रमांक के द्वारा। विकल्प नंबर 1 राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? मुख्य रूप से मांस उत्पादक भेड़ की नस्ल बतानी है आपको। मांस उत्पादक भेड़ की नस्ल बताओ। चोकला है, मालपुरा है, मेरिनो है, जाकरी है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखो चोकला है ना, ये तो आपके मांस उत्पादन के लिए नहीं है, ये तो ऊन उत्पादन के लिए है। किसके लिए है भाई? ऊन उत्पादन के लिए है। और आपकी मेरिनो है ना, मेरिनो, राजस्थान की मेरिनो है ना, ये चोकला को ही कहा जाता है। और आपको पता है मांस उत्पादन के लिए जो आपकी भेड़ की जो इंपॉर्टेंट नस्ल है, महत्वपूर्ण नस्ल है, वो आपकी कौन सी है? मालपुरा है। तो विकल्प नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। चलो
अगला प्रश्न देखो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है। परियोजना देख लो, सिलेबस में साफ साफ देख लो, आपके सिलेबस में दे रखा है सिंचाई परियोजना, और एक क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म आएगा भाई। प्रश्न क्या है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। और मैं बोल रहा हूँ सीईटी के एग्जाम में तो हर शिफ्ट में, जैसे सीईटी 4 शिफ्ट तो आपकी ग्रेजुएट लेवल की थी, 6 शिफ्ट आपकी 12th लेवल की थी, उनमें तो सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में यानी आईजीएनपी के बारे में पूछा गया। लेकिन ये आपको पता है, ये आपके पात्रता परीक्षा नहीं है, ये आपके कंपटीशन एग्जाम है। ये क्या है, ये आपका भर्ती का एग्जाम है। क्या है, आपकी नौकरी का एग्जाम है। तो इसमें लेवल के प्रश्न बनेंगे। इसमें आपको जैसे फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा वही जरूरी नहीं है कि सेकंड में वही पूछा जाए, अलग अलग पूछे जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनाया है। तो प्रश्न क्या है, जैसे सिंचाई परियोजना दे रखा है, एक तरफ जिला दे रखा है, उसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखो यहां से आपके 4 क्वेश्चन याद होंगे। सावन भादो परियोजना है ना, ये आपकी कोटा केंद्र है, सही बात है भाई। सोम कागदर परियोजना है ना, ये उदयपुर केंद्र है, ये भी सही बात है। परवन लिफ्ट परियोजना, ये नहर है, ये आपकी जयपुर में नहीं है, ये आपके कहाँ पे है, ये आपके है झालावाड़ केंद्र। ये कहाँ पर आपकी झालावाड़ केंद्र है। और सोम कमला अंबा है ना, ये डूंगरपुर केंद्र है, सही बात है भाई। अब इनमें 2 इंपॉर्टेंट आपके लिए, 2, हाँ 2 मान लो इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो चारों ही है, लेकिन कम से कम 2 को तो याद ही करना। सोम कागदर है ना, सोम कागदर ये आपकी उदयपुर केंद्र है, एक तो ये याद करना। और सोम कमला अंबा ये डूंगरपुर है, ये याद करना। और पहला अपना प्राथमिकता पहली क्या है, चारों को याद करने की। अगर 4 याद नहीं होती तो कम से कम ये 2 याद करना इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अगला कि विटामिन के की कमी से क्या होता है। देख लो, एक और क्वेश्चन आपका किसका आ गया है, साइंस का आ गया है। तो विटामिन के है ना, इसकी कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का जमने में समस्या होती है। ठीक है, अगला प्रश्न। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला क्या है, मवेशियों और भैंसों में पैर और मुंह की बीमारी एफएमडी के लिए प्राथमिक टीकाकरण के बाद पुनः टीकाकरण कब किया जाता है। एफएमडी के बारे में पूछा है। तो एफएमडी आपको पता है क्या है भाई, मुझे बताओ। मुंह पक्का और खुरपक्का रोग, ये क्या है, विषाणु जनित है ना। बिल्कुल है सर जी। तो इसका टीका पूछा आपसे। तो एफएमडी का आपको पता है टीका है ना, ये हर 6 महीने के बाद लगता है। ठीक है, हर 6 महीने के बाद। विकल्प नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। चलो, जैसे पशु के है ना, एक तो क्या हो जाते हैं, खुर में खून आने लग जाता है, घाव पड़ जाते हैं, और मुंह में घाव पड़ जाते हैं। मवेशियों का मतलब क्या होता है, गायों के बारे में बोला है। ठीक है, केटल। अगला प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया, भैंस में सामान्य, ये करवा दिया भाई, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। अच्छा, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये देख लो कितना शानदार क्वेश्चन है भाई। बोला था ना एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साइंस का देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने पेपर बनाया था भाई आपका, ये जो है ना सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्लास है, ये मैंने बनाई। जंग लगना, चांदी का काला होना, पानी का उबलना, कागज का जलना, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण आपको बताना है कौन सा है। अच्छा, निम्न में से कौन सा आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये बात आपसे पूछी गई है। देखो, तो इसमें चांदी का काला होना, जंग लगना, कागज का जलना, ये तीनों ही रासायनिक है। लेकिन किंतु परंतु बट पानी का उबलना आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो विकल्प नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, जैसे जलना है ना, जलना, अगर कोई भी जलने से क्वेश्चन आ जाए ना कि जलना, तो वो आपके रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। ठीक है, दहन यानी रासायनिक परिवर्तन। लेकिन कुछ आपके जैसे कपूर का, नौसादर का, ये है ना, ये आपके भौतिक के होते हैं, ये कुछ अपवाद हैं। चलो, अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट, ये आप याद कर लेना, अंता 12 केंद्र। कहां पर है, अंता 12 केंद्र। चलो, जो इंपॉर्टेंट है उनमें मैं आपको व्याख्या सहित समझाऊंगा। उसके बाद देखो, निम्नलिखित में से किस जानवर में रुमेन आमाशय नहीं होता है। ये देख लो भाई, रुमेन आमाशय किस में होता है भाई, अरे किस में होता है ये बताना आपको। आपको पता है रुमेन आमाशय किस में होता है, जो अब अपन आपको पता है, जैसे अपन पालते हैं गाय भैंस भेड़ बकरी, उनमें होता है। तो सूअर अपन पालते थोड़ी ना है, तो सूअर में नहीं होता है भाई। तो इसमें विकल्प नंबर 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, रुमेन आमाशय ना, इसका 4 भाग होती है, इसमें क्या होती है, 4 भाग होती हैं। और जो चौथा भाग है ना, उसको सत्य आमाशय के रूप में जाना जाता है। और आपको कमेंट करके क्या बताना है, जैसे आपके मधुमक्खियों के छत्ते के आकार का कौन सा होता है, ये बात बतानी है। चलो, अगला प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न कि प्रसिद्ध इक्की आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, प्रसिद्ध इक्की आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो इक्की आंदोलन है ना, इसकी शुरुआत आपकी मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से की गई। मातृकुंडिया आपकी चित्तौड़गढ़ से आपकी क्या हुई थी, इक्की आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और किसने की थी, ये आपके मोतीलाल तेजावत ने की थी। विकल्प नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। चलो, उसके बाद प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या पूछा गया, निम्न में से किस जिले में लूनी नदी का प्रवाह नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा नागौर, पाली, राजसमंद, जालोर। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा, अरे लूनी नदी है ना, एक ट्रिक याद रखना, अपना बजाज, अपना बजाज, अपना बजाज,
ऐसे अजमेर, पैसे पाली, ना से नागौर, वैसे बालोतरा, और जा से जालोर, और जैसे जोधपुर। तो नागौर है, पाली है, जालोर है, राजसमंद आपका पर्वत क्षेत्र नहीं है। तो विकल्प नंबर 3 बताने वाले क्या हो जाएंगे, सारे के सारे विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। देखो क्वेश्चन तो अभी भी बहुत सारे हैं, देख लो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी टाइम हो गया क्लास का, तो क्लास समाप्त करते हैं। अब देखो मेरे से आपको 2 वादे करनी है, प्रोमिस करनी है। एक तो आपका प्रोमिस पहला क्या रहेगा, एक तो आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन अंदर लिंक दे रखी है टेलीग्राम चैनल की, उसको सभी विद्यार्थी ज्वाइन करना, ठीक है। दूसरा, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, सभी के सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या होगा कि अपनी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो आज की क्लास को हम ये पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।